हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एंटी कैंसर ड्रग CD20 इनहिबिटर्स। इससे पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एल्काइलेटिंग एजेंट, एंटी ट्यूमर, एंटीबायोटिक, टायरोसिन काइनेस इनहिबिटर्स। ओके, सो आज हम और डिस्कस करने वाले हैं CD20 इनहिबिटर्स। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से यही कहूँगा कि जो भी हमारे वीडियो होते हैं उनको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर CD20 क्या है और इनका रोल क्या है, किस तरह से ये सेल ग्रोथ में इन्वॉल्व रहती हैं। तो यहाँ पर CD20 जो है बेसिकली अगर हम इनको देखें तो CD20 सेल जो है नॉन ग्लाइकोसाइलेटेड फॉस्फोप्रोटीन। ओके, एंड अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो ये स्ट्रक्चर क्या है इसकी, इट हैज फोर यूनिट्स। ओके, एंड दीज यूनिट्स आर हाइड्रोफोबिक and one unit is intracellular and two parts are extracellular. Okay, extracellular. Clear? In these two parts, extracellular unit contain one large loop and small loop. क्लियर एवरीवन? सो ये तो हो गई स्ट्रक्चर CD20 की। अब बेसिकली CD20 जो है, CD20 जीन और वी कैन से CD20 प्रोटीन, ये बेसिकली जो प्लाज्मा सेल्स होती हैं, बेसिकली बी सेल जो होती हैं, इम्यून सेल जो होती हैं, उनकी सेल मेम्ब्रेन पर मिलता है। तो यहाँ पर जो मैंने आपके सामने सेल बनाई है, इट इज़ अ ल्यूकेमिक सेल। ओके, बी सेल, CLL सेल। ओके, सो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आपको रेड कलर में नज़र आ रही है, इट इज़ CD20 है। एंड जो ब्लू कलर की स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाया है, ये स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, CD20 एंटीबॉडी जो है। CD20 एंटीबॉडी ही हमारा CD20 इनहिबिटर होता है। तो CD20 के साथ में एंटीबॉडी मीन्स CD20 इनहिबिटर अटैच है। अब अगर हम CD20 का बेसिक फंक्शन को देखें तो CD20 बेसिकली क्या करता है, इट एक्टिवेट कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन। और CD20 क्या करता है, कैल्शियम का इन्फ्लक्स करवाता है। इट इन्फ्लक्स द कैल्शियम, और इनसाइड के अंदर जो भी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो कैल्शियम का स्टोर होता है उसको रिलीज करवाता है। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द CD20। इसके अलावा CD20 और जो बेसिकली सेल साइकिल होता है G0 फेज से लेकर G1 फेज, और वहाँ पर इसका रोल इम्पॉर्टेंट होता है CD20 का। एंड इट इज़ हाउएवर इट इज़ इन्वॉल्व इन द सेल ग्रोथ। क्लियर? अब यहाँ हम देखते हैं कि किस तरह से CD20 इनहिबिटर्स जो हैं वो इन्वॉल्व रहेंगे बी सेल लिम्फोमा में। किस तरह से जो ट्यूमर्स हो जाता है, इम्यून सेल में जो ट्यूमर हो जाता है, वहाँ पर CD20 एंटीबॉडी जो है किस तरह से इसको इनहिबिट करेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर इसकी काफ़ी सारी मैकेनिज्म है। केवल एक मैकेनिज्म नहीं है, ये मल्टीपल मैकेनिज्म होती है। तो कौन कौन सी मैकेनिज्म है? तो द फर्स्ट मैकेनिज्म इज व्हाट, CDC मैकेनिज्म मीन्स कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट cytotoxicity. CDC means complement dependent cytotoxicity. Complement dependent cytotoxicity. ओके, सो दिस इज, अब यहां पर होता क्या है कॉम्प्लीमेंट साइटोटॉक्सिसिटी के अंदर, देखिए यहां पर क्या होता है। सबसे पहले जो है यहाँ पर होगा क्या, C1Q जो है, पर्टिकुलरली C1Q विल एक्टिवेट, C1Q जो है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट करेगा यहाँ पर CD20
अब यहाँ पर जो है CD20 है और इनसे क्या बाइंड हो रहा है, CD20 एंटीबॉडी, एंड CD20 एंटीबॉडी के साथ में C1q इज अ स्ट्रक्चर, प्रोटीनियस स्ट्रक्चर, जो कि यहाँ पर बाइंड कर जाता है, एंड C1q फर्दर एक्टिवेट द C1q कैस्केड। तो C1q कैस्केड अगर एक्टिवेट होगा तो यहाँ पर ये एक्यूमुलेट कर देगा, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्स को ये क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। दीज आर व्हाट, कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो दीज स्ट्रक्चर आर व्हाट, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जो है यहाँ पर प्लाज्मा, जो सेल की मेम्ब्रेन है वहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और इनके एक्यूमुलेट होने के बाद में क्या होगा, इट अल्टीमेटली लीड टू द अपोप्टोसिस पाथवे। क्लियर? सो CDC पाथवे, कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिसिटी पाथवे, यहां पर क्या कर रहा है, C1q कैस्केड को इन्वॉल्व कर रहा है। C1q कैस्केड जो है कॉम्प्लीमेंट्स को क्या कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एक्यूमुलेट कर रहा है, और इन कॉम्प्लीमेंट्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एक्यूमुलेट होने से अल्टीमेटली इट एक्टिवेट एपोप्टोसिस पाथवे थ्रू वेरियस कैस्पेजेस। Okay, now the another pathway through which CD20 activate, this is second pathway. Clear? Second pathway is antibody dependent cellular cytotoxicity, ADCC. Okay, antibody dependent cellular cytotoxicity। तो यहाँ पर क्या होता है, ADCC पाथवे के अंदर क्या किया जाता है, बेसिकली इट इज ए लाइटिक पाथवे। ओके, लाइटिक पाथवे ऑफ इम्यून सेल। तो यहां पर क्या होता है, जैसे अलग अलग इम्यून सेल्स है, लाइक नेचुरल किलर सेल्स हो सकती हैं, इफेक्टर सेल्स जो हैं, बेसिकली यहाँ पर किस तरह की सेल का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो यहाँ पर नेचुरल किलर सेल्स हो सकती हैं, मैक्रोफेज हो सकती हैं, इसके अलावा ईओसिनोफिल्स हो सकती हैं और न्यूट्रोफिल्स हो सकती है। तो यहाँ पर जनरल ज़्यादातर नेचुरल किलर सेल्स को एज ए इफेक्टर सेल्स यूज़ किया जाता है, और यहाँ पर FCY रिसेप्टर जो है, FCY रिसेप्टर, ये जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर है वो बनाया गया है। सो ये नेचुरल किलर सेल्स के साथ में ये इसको रिकॉग्नाइज करता है। क्लियर? एंड इसके रिकॉग्नाइज करने से नेचुरल किलर सेल्स आइडेंटिफाई कर लेती हैं, एंड नेचुरल किलर सेल्स और क्या करती हैं, दे रिलीजेस सम काइंड ऑफ कंपोनेंट्स। सो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, लाइक कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, दीज आर ग्रेन्जाइम बी एंड परफोरिन। ओके, ब्लू कलर डॉट्स में ग्रेन्जाइम बी मैंने बनाया है, और ब्लैक कलर डॉट में परफोरिन मैंने बनाया है। तो यहां पर दोनों ही मिलकर क्या करेंगे, CD20 को फर्दर एक्टिवेट कर देंगे, एंड CD20 विल फर्दर लीड टू द एक्टिवेशन ऑफ अ सेकेंडरी मैसेंजर एंड cascade like JNK pathway. Okay, and it ultimately lead to the inside of the cell, and it lead to the gene expression defective करेंगे, defective, and this defective gene expression lead to the apoptosis. Then the another process, what, DNA degradation, and then cell growth arrest. Okay, so these are the three important points. They can do apoptosis, they can DNA degradation, and they can do cell growth arrest. Clear? Cell growth arrest का मतलब हो गया cell cycle arrest. तो इस तरह antibody dependent cellular cytotoxicity is involved. तो यहाँ पर हम FCYR receptor is involved to identify, यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाता है इसके थ्रू ही। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, जिस एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये मार्कर हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका यूज आएगा। Clear? Then the third pathway is what?
ADCP pathway. Okay, ADCP pathway is what? Antibody dependent cellular phagocytosis. Okay, so cellular phagocytosis में यहाँ पर क्या होगा? This one is what? Macrophage. तो यहाँ पर मैक्रोफेज सेल्स इन्वॉल्व रहती हैं और मैक्रोफेज सेल्स अल्टीमेटली दे इन्वॉल्व CD20 एंटीबॉडी एज वेल एज दे ऑल्सो इन्वॉल्व FcYR2. ओके, FcYR2. तो इसके थ्रू ये क्या करती हैं? फैगोसाइटोसिस कॉज करती हैं. क्लियर? और फैगोसाइटोसिस होगा तो सेल की जो यहाँ पर अनवांटेड सेल्स जो होंगी उनको रिमूव कर दिया जाएगा. क्लियर? सो दिस इज व्हाट ADCP pathway. Then further there is another pathway that is PCD, प्रोग्राम सेल डेथ. ओके, प्रोग्राम सेल डेथ बेसिकली क्या होता है? जब कभी भी सेल के अंदर कोई भी सेल हो उसके अंदर अनवांटेड सेल होती हैं या फिर इन्फेक्शन सेल्स हो जाती हैं, जैसे कि वायरस इन्फेक्शन हो गया या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो उस केस में जो सेल डैमेज हो जाती हैं उन डैमेज सेल को एपोप्टोसिस के अंदर, एपोप्टोसिस मतलब प्रोग्राम सेल डेथ के थ्रू रिमूव किया जाता है. तो यहाँ पर प्रोग्राम सेल डेथ में क्या होगा? बेसिकली इट इन्वॉल्व अटैचमेंट ऑफ CD20 antibody and it ultimately lead to the apoptosis. Okay, through activation of various caspases. Okay, caspases 3, 7, 9 अलग अलग तरह के caspases हैं. There are caspases 1 to 9. So multiple kind of caspases are involved and ultimately they lead to the apoptosis. Clear? So ये हमारा PCD pathway हो गया. अब देयर इज अनदर पाथ दैट इज कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी. सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी यहाँ पर क्या हो रहा है? देयर इज अ क्रॉस लिंकिंग. सो यहाँ पर क्रॉस लिंकिंग हो रही है और क्रॉस लिंकिंग कर CD20 एंटीबॉडी के साथ में दीज मैक्रोफेजेस आर डूइंग व्हाट? मैक्रोफेजेस जो हैं वो यहाँ पर क्रॉस लिंकिंग कर रही हैं और क्रॉस लिंकिंग कर फिर वो इसी पाथवे को एक्टिवेट कर रही हैं. सो इस तरह से वो एपोप्टोसिस और DNA डिग्रेशन या सेल ग्रोथ अरेस्ट में इन्वॉल्व हो रही हैं. और यही बी सेल लिम्फोमा के केस में हमें चाहिए कि अगर बी सेल लिम्फोमा हो गया तो उस केस में हमें क्या करना है? ग्रोथ, ट्यूमर की एक्सेसिव ग्रोथ को रोकना है. तो एक्सेसिव ग्रोथ को रोकने के लिए हमें ये सारे ही स्टेप्स को लेना पड़ेगा. क्लियर? देन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वो क्रॉस लिंकिंग होगा. तो क्रॉस लिंकिंग होने में एक तो सिंपल क्रॉस लिंकिंग से ही सेल ग्रोथ अरेस्ट हो सकती है एंड दूसरा क्या हो सकता है? लिपिड ड्राफ्ट बन सकते हैं. तो इस तरह से एक लिपिड ड्राफ्ट बन जाता है. दिस इज कॉल्ड एज ए लिपिड ड्राफ्ट. ओके, और लिपिड ड्राफ्ट फर्दर जो है एपोप्टोसिस के पाथवे में फर्दर इन्वॉल्व हो जाते हैं. क्लियर? तो इस तरह से ये बहुत सारे यहाँ पर सेकेंडरी पाथवे होते हैं, जैसे लाइक न्यूक्लियर फैक्टर कपा बी पाथवे, JN के पाथवे, कैस्पेज पाथवे. तो इन सभी पाथवे का अल्टीमेटली एंड जो है एपोप्टोसिस पर है, DNA डिग्रेडेशन पर और सेल ग्रोथ पर है. ओके, तो यहाँ जो हम CD20 इनहिबिटर्स ड्रग दे रहे हैं वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं? इट इज़ व्हाट? 2 ड्रग्स हमारे पास में हैं, रितुक्सीमैब एंड ओफैटिमुमैब. ओके, अगर आप रितुक्सीमैब को देखें, सो रितुक्सीमैब हम कहाँ पर वी आर यूजिंग uses of rituximab is what? B cell lymphoma, okay, as well as leukemia and autoimmune disorder. Okay, these are the
यूजेस ऑफ रितुक्सीमैब। अगर आप रितुक्सीमैब का मैं आपको फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स बताऊं तो यहां पर रितुक्सीमैब का टी हाफ जो है दैट इज 14 days to 62 days। ओके, एंड डिफरेंट डिजीज जहां पर हम इसको अलग अलग कैंसर में यूज करेंगे तो अलग अलग कैंसर में इसका अलग अलग टी हाफ होगा, बट एक एवरेज जो है हम ये कह सकते हैं कि 14 डेज से 62 डेज तक इसका टी हाफ है। नाउ इफ यू आर लुकिंग द एडवर्स इवेंट काइंड ऑफ ADR इट प्रोड्यूसेस, so it produces chills, fever and flu-like syndrome, okay, as well as it produce pruritus। इस तरह की जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस हैं उनको ट्रीट किस तरह से किया जाता है? एंटीहिस्टामिनिक and corticosteroid। Corticosteroids are given to decrease these side effects। So antihistaminic and corticosteroid दोनों की थेरेपी दी जाती है ताकि चिल्स, प्रूराइटिस, फीवर, फ्लू लाइक सिंड्रोम इनको रिड्यूस किया जा सके। इसके अलावा इसका जो साइड इफेक्ट है लाइक नोजिया है, वॉमिटिंग है, हेडेक है, सच काइंड ऑफ साइड इफेक्ट ऑल्सो प्रोड्यूस बाय रितुक्सीमैब। क्लियर एवरीवन? सो होपफुली यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो CD20 इनहिबिटर्स की मैकेनिज्म समझाई है वो आप लोगों को मैकेनिज्म समझ में आई होगी। साथ ही साथ मैंने आपको रितुक्सीमैब की जो फार्माकोलॉजी समझाई है वो भी आप लोगों को समझ में आई होगी। Hello everyone, now it's time for question round from CD20 inhibitors. Question number 1, which of the following anti-cancer drug act via CD20 inhibition? A. Rituximab, B. Ofatumumab, C. both of these, and D. none of these. Question number 2, chills, fever and pruritus side effect of rituximab can be prevented by A. antihistaminic treatment, B. corticosteroid treatment, C. both of these, and D. none of these. Question number 3, CD20 inhibitor can be used to treat A. B-cell lymphoma, B. leukemia, C. autoimmune disorder, and D. all of these. Question number 4, CD20 inhibitor act via A. complement dependent cytotoxicity, B. antigen dependent cellular cytotoxicity, C. antigen dependent cellular phagocytosis, and D. all of these. So I already given answer of all of these question in my lecture, so go through with the lecture and answer in the comment box. Clear? यहाँ पर मैंने आप लोगों से क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, उन क्वेश्चंस के आप आंसर लिखें कमेंट बॉक्स में और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। सॉरी